शेयर मार्केट से होने वाले प्रॉफिट को देखकर और इसके बारे में सुनकर हम लोग इस तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हम लोगों में बहुतों की इच्छा होती है कि क्यों ना हम भी अपने सेविंग का कुछ हिस्सा इसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाएं। लेकिन शेयर मार्केट थोड़ा बहुत रिस्की होता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपको या मुझे पता नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का या ट्रेडिंग करने का फार्मूला या आइडिया क्या है। शेयर मार्केट की एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि अगर इसमें 100 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से मात्र 10% लोग ही प्रॉफिट बुक कर पाते हैं, जबकि 90% लोग उससे लॉस करते हैं। 90% जो लोग लॉस करते हैं उसका बेसिक कारण ये होता है कि उनको पता नहीं होता है कि किस कंपनी का शेयर कब खरीदना है, किस रेट में खरीदना है, उसको कब सेल करना है, किस रेट में सेल करना है, अगर लॉस हो रहा है तो उसको कैसे मिनिमाइज करना है। इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए शेयर का एनालिसिस सीखने और करने की ज़रूरत होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस समझना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों को एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किसी भी कंपनी या शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाए, फंडामेंटल एनालिसिस के क्या फ़ायदे हैं और कैसे कोई इन्वेस्ट करके फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे अच्छा खासा रिटर्न पा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल बीट द रस पे। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख सकें। आइए अब जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने जाता है तो बहुत ही बारीकी से उसके बारे में रिसर्च करता है और उसके प्राइस का आकलन करता है। इसी प्रोसेस को फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है और नॉर्मली कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस प्रोसेस को फॉलो करता है। वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे रिसर्च किया जाता है, लेकिन जो मेजर फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, उसमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी का रेवेन्यू कितना रहा है, क्या कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, उसका टर्नओवर अच्छा चल रहा है, क्या कंपनी फिनेंशियली स्ट्रांग है, कंपनी पे कितनी लायबिलिटी है और उस कंपनी को कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लायबिलिटी को चुकाते चुकाते कल गए दिवालिया हो जाए, टर्नओवर और प्रॉफिट क्या एक रेंज में उसका ग्रो कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टर्नओवर तो बढ़ रहा है लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। अब जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, और ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या रहा है पिछले कुछ सालों का, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है वगैरह। अब जानते हैं कि किसी भी कंपनी या उसके शेयर को आखिर एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को हम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कवर करना होगा कंपनी का बिजनेस मॉडल। इसमें हम जानने की कोशिश कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है। सपोज कोई कंपनी 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो इसमें हम ये देख के समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कंपनी का जो प्रॉफिट है केवल फ्रेंचाइजी फी या रॉयल्टी से आ रहा है, या कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे भी कुछ प्रॉफिट बुक कर पा रही है। दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम बहुत बार देखते हैं कि एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही होती है, अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रही होती है, लेकिन उसका किंग या मेजर प्लेयर कुछ सेलेक्टेड कंपनियां ही होती है। सपोज यहाँ पे मैं 4 व्हीलर इंडस्ट्री से ही एग्जांपल लेना चाहूँगा कि अगर देखें आप तो आज भी मारुति सुजुकी 4 व्हीलर इंडस्ट्री या इस सेगमेंट में लीडर बनी हुई है पिछले कई सालों से, और उसके पास
पिछले कई सालों से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना हुआ है। यानी बहुत सारी कंपनियां इस इंडस्ट्री या इस सेगमेंट में काम तो कर रही है, लेकिन मारुति सुजुकी के आसपास कोई नहीं है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि मारुति सुजुकी सबसे ज़्यादा अपना प्रोडक्ट सेल करती है, और जब ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा मतलब टर्नओवर बढ़ेगा, और ज़्यादा टर्नओवर किसी कंपनी का होता है तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है कि उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा होगा, और ऐसे कंपनी के शेयर में हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है मैनेजमेंट। कुछ लोग का मानना है कि कंपनी का टॉप मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट अच्छा या स्मार्ट नहीं होने की वजह से जो उसके प्लान है प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कंपनी का ग्राफ धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगता है, डाउन होने लगता है, और अल्टीमेटली वो कंपनी फेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह भी सच है कि एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी भी कंपनी के टॉप मैनेजर्स को इवेल्युएट करना, लेकिन आप कॉरपोरेट वेबसाइट पर जा सकते हैं उस कंपनी का, और जो भी टॉप ब्रास हैं उनका रिज्यूमे देख सकते हैं कि वो अपने प्रायर जॉब में कैसा परफॉर्मेंस दिए हैं, इसके पहले जो उनका असाइनमेंट रहा है वो उसमें कैसा परफॉर्म किए हैं, और उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि उस कंपनी के प्रेजेंट को और फ्यूचर को वो मैनेजर्स क्या दे सकते हैं। चौथा क्राइटेरिया हो सकता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस डिस्क्राइब करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप क्या है कंपनी के टॉप मैनेजमेंट और उसके डाउन मैनेजमेंट और साथ ही उसके कस्टमर्स के साथ। इसके अलावा कंपनी के किस मैनेजमेंट लेवल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और उसके डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो या तो आप उसके बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे होते हैं या उस कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे होते हैं, और हम सबका एक ही मकसद होता है इन्वेस्ट करने का कि हम उसमें से प्रॉफिट कमाएं। ऐसी स्थिति में हर कोई चाहेगा कि जब वो किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कंपनी एथिकली, फेयरली, ट्रांसपेरेंटली और एफिशिएंटली चले, और मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर्स के राइट और इंटरेस्ट का रिस्पेक्ट करे। इसलिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स के साथ जो कम्युनिकेशन करती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लियर और समझदारी भरा होना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी अपने कॉरपोरेट गवर्नेंस में ये सारे डिटेल नहीं शेयर कर रही है, इसका मतलब कंपनी कुछ न कुछ छुपा रही है, और आगे जाकर उसका परिणाम गलत हो सकता है, क्योंकि कंपनी कुछ गलत कर सकती है, चाहे वो अपने शेयर होल्डर्स हो या उसके जो कस्टमर्स हों। पांचवा क्राइटेरिया है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली किसी भी कंपनी का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, और इस बैलेंस शीट के माध्यम से जाना जा सकता है कि उस कंपनी के पास कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है। नॉर्मली कोई भी कंपनी अपना बैलेंस शीट ईयरली या क्वार्टरली जनरेट करके पब्लिक डोमेन में देती है, लेकिन ये मंथली भी हो सकता है। इसके माध्यम से हम ये भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है या डाउन कर रही है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में जो एसेट दिया रहता है वो एसेट रिप्रेजेंट करता है मशीनरीज, कैश, इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग एक्सेट्रा। वहीं पे लायबिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी को कितना देना है अपने क्रेडिटर्स को, या कंपनी पे कितनी कर्ज का बोझ है। और अगर हम बात करें इक्विटी शेयर की, तो इक्विटी का मतलब हो गया कि टोटल वैल्यू ऑफ मनी जो कंपनी ऑनर अपने बिजनेस में लगाया है। छठा क्राइटेरिया होता है द इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बेसिकली दोनों ये एक ही चीज होता है, केवल भाषा का अंतर है, और लोग अपने अपने हिसाब से इसको बोलते हैं। इस स्टेटमेंट के माध्यम से समझा जा सकता है कि कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और इस स्टेटमेंट में ये दिया रहता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई भी कंपनी का क्या रेवेन्यू रहा, एक्सपेंसेस रहा, प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, ये सारी चीजें इस स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया जाता है। सातवां क्राइटेरिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बेसिकली कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो शो करता है किसी भी कंपनी के एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का। एक बार फिर से ये क्वार्टरली या ईयरली होता है, और इस स्टेटमेंट के माध्यम से ये समझने की कोशिश किया जा सकता है
है कि कंपनी में कितना कैश आया यानी लिक्विडिटी आई और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। बेसिकली ये 3 पॉइंट पे डिपेंडेंट रहता है। पहला होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग यानी CFI, कैश जो एसेट को इन्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है या किसी दूसरे बिजनेस का इक्विपमेंट वगैरह सेल करके पैसा प्राप्त किया जाता है। दूसरा होता है कैश फ्रॉम फिनांसिंग यानी CFF, कैश जो पे या रिसीव किया जाता है इक्विटी यूज करके या किसी माध्यम से कर्ज लेकर। तीसरा होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी OCF, वो कैश जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जनरेट किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी बिजनेस अपने एक्चुअल कैश कंडीशन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हम कुछ केसेज में ऐसा देख सकते हैं कि कोई बिजनेस या कंपनी अपना प्रॉफिट को मैनिपुलेट करके दिखा रही है। तो बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किसी भी एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसको जांचना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। 8वां क्राइटेरिया हो सकता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो अमूमन PE रेशियो के नाम से भी जाना जाता है और इसका फार्मूला होता है करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर प्राइस। यानी अगर किसी शेयर का करंट प्राइस 100 रुपया है और उसका लास्ट ईयर अर्निंग 20 रुपया था, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इन्वेस्टर 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपया खर्च कर रहा है। ये फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए भी किया जा सकता है और उसके बेसिस पे भी इसको निकाला जा सकता है। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए PE रेशियो के बारे में डिटेल में मैं किसी सेपरेट वीडियो में बात करूंगा और पूरे डिटेल में इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इन 8 मेजर क्राइटेरिया या एस्पेक्ट के अलावा कुछ और चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं, जैसे कंपनी का इंडस्ट्री क्या है, कस्टमर बेस क्या है, मार्केट शेयर क्या है, इंडस्ट्री का वाइड ग्रोथ क्या है, कंपनी का कंपटीशन किससे है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और बिजनेस का साइकिल क्या है। इन चीज़ों को अगर आप सीख और समझ जाते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कोई भी इंडस्ट्री कैसे काम करती है और उस इंडस्ट्री में काम करने वाली उस पर्टिकुलर कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ कैसा है। वीडियो के आखिरी पड़ाव में जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिर क्यों ज़रूरी है। तो जो सबसे बड़ा और मेजर रीज़न ये है कि बहुत सारे केसेस में हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी का स्टॉक का करेंट प्राइस जो चल रहा होता है मार्केट में, वो कंपनी का रियल वैल्यू शो नहीं करता है, और जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमको उसका एक्चुअल वैल्यू पता चलता है, यानी फेयर वैल्यू या इसको बहुत लोग स्वाभाविक वैल्यू भी कहते हैं, वो पता चल जाता है। जो दूसरा रीज़न ये होता है वो ये कि जो वैल्यू आप कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस से निकालते हैं वो मोर और लेस उस कंपनी का स्टॉक का ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। सपोज किसी स्टॉक का करेंट प्राइस 20 रुपया चल रहा है मार्केट में, हम फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से जाते हैं और हमें पता चलता है कि उसका जो ट्रू वैल्यू या स्वाभाविक वैल्यू 25 रुपया होना चाहिए। वहीं पे एक दूसरा बंदा रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है और उसको पता चलता है कि 27 या 28 होना चाहिए। उस केस में क्या होता है कि उसका जो स्वाभाविक वैल्यू निकल के आता है, जो एवरेज कहा जा सकता है, वो 26 रुपीज़ होता है। यानी अगर किसी शेयर का रेट अभी 20 रुपया चल रहा है और उसका स्वाभाविक वैल्यू 26 रुपया निकल रहा है, इसका मतलब आने वाले टाइम में उस शेयर का ग्रोथ निश्चित है और निश्चित ही वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में और ऐसे स्टॉक में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर इसके ठीक उलट बात किया जाए तो अगर किसी शेयर का करंट प्राइस 25 रुपया है और हमारे रिसर्च और एनालिसिस के अनुसार अगर उसका फेयर वैल्यू निकल के आता है 20 रुपया, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही वो अपने ट्रू वैल्यू के आसपास आने वाले टाइम में पहुंचेगा। तो उस केस में हमें लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। उम्मीद करता हूं फंडामेंटल एनालिसिस के फायदे आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।